नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। आज मेरे एक साथ युवा साथी हैं हमारे, बहुत ही कम एज में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। एक कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं, उसके साथ में अपना खुद का वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। और जो किसान भाई, नए किसान भाई मुझे देख रहे हैं, उनको बता दूं कि फार्मिंग से इनका कोई लेना देना नहीं था अभी तक। फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है, कहने का मतलब है ये किसान नहीं थे। एक ठीक ठाक बढ़िया फैमिली में सिटी में रहते हैं, पैदा हुए हैं वहाँ पे, और उसके बाद ये केचुआ खाद बना रहे हैं। तो आज हम आपको इनसे पूरी वार्ता कराने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो वीडियो लंबा होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं केशव जी से। तो केशव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, और किसान कनेक्शन के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया सुनने का। और बाकी सर, आप अब ये बताइए अपने बारे में थोड़ा सा कि आपका जो नाम और जो अपना एड्रेस है, जो आपने यूनिट बनाई हुई है, ये कहाँ पे है? थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन, अपने जो नए दर्शक भाई देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, आपके पास आना चाहें, तो वो कहाँ पे आना होगा उनको? ये मेरी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है। ये मेरठ के गढ़ रोड स्थित कमालपुर गांव में लोकेटेड है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं वर्मी दोस्त के नाम से, और आपको एग्जैक्ट यही लोकेशन मिल जाएगी। तो अब जैसा कि आप कॉलेज के डायरेक्टर हैं जी, अपना खुद का कॉलेज भी है, और आपका फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप किसान नहीं है, उसके साथ में आपने ये केचुआ खाद, गोबर का काम, ये एक पढ़ा लिखा किसान हो तो किसान को समझ में आता है जी, किसान पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा है तो वो गोबर का काम कर लेगा। लेकिन एक MBA कर रहा बंदा, MBA कर चुका बंदा, उसके बाद आप एजुकेशन का भी थोड़ा सबसे पहले तो दर्शकों को बता दीजिए। मैं BBA के बाद MBA कर चुका हूँ, और अब मैं लॉ भी परस्यू कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो पैशन है, या कहें जो जिस पैशन को मैंने प्रोफेशन में बदल दिया है, मैं उससे अभी भी और ज़्यादा मैं उसकी ओर एग्रीकल्चर की तरफ भी एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। तो जैसे कि आपका कोई लेना देना नहीं है खेती बाड़ी से, किसान नहीं है, आप किसान परिवार से नहीं है, उसके बाद आपको केचुआ खाद बनाने की ये आइडिया, ये एक माइंड में कहाँ से ठीक हुआ कि आपको केचुआ खाद में काम करना है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो आइडिया आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन ये जो आइडिया है मेरे पास आया यूट्यूब से ही आया। अच्छा, आज की डेट में आज हम दोस्तों इनके साथ में खड़े हुए हैं, आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, हो सकता है आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें देख रहे हो, तो आपको भी ये यूट्यूब देखकर ही आइडिया आया? बिल्कुल, सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर देखा, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, जिसको देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ इस काम को करने के लिए या देखने के लिए। सबसे पहले तो ये कि मैं देखूँ इस काम को कि कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, आज से लगभग 4 साल पहले की बात है। फिर मैंने इसे देखा, फिर मैंने इसको जाना आगे, फिर मैं बढ़ा। तो जैसा कि आपके पीछे दिख रहा है आज की डेट में ये काफ़ी बड़ा आपका ग्राउंड है, ये स्कूल ग्राउंड है अपना। तो अभी इसमें लगभग कितने बेड आपके पास में ये हैं? ये बेड हैं मेरे 72 बेड्स हैं, और इनमें लगभग 4 लाख किलो गोबर सालाना हम इसमें रिसाइकिल कर रहे हैं। तो आपने जब स्टार्टिंग की थी, ये कब की थी और कितने बेड से आपने ये शुरू किया था? ये मेरी जो यूनिट इस्टेब्लिश करी थी, मैंने ये की थी 2019 25 दिसंबर को, और सिर्फ 4 बेड से मैंने इसकी शुरुआत की थी। आप भी सोचेंगे कि मैंने 4 से क्यों करा, क्योंकि ये काम ही छोटे से शुरू करेंगे तो ही आगे बड़ा बनेगा। क्योंकि सबसे पहले मुझे इस काम को सीखना था और ख़ुद करना था, मुझे किसी और से नहीं करवाना, मुझे खुद करना था। इसलिए मैंने सिर्फ 4 बेड से शुरुआत करी, और उन्हीं 4 बेड के पैसों से ही मैंने आगे धीरे धीरे करके आज 72 बेड्स बनाए हैं। जैसा कि कोई दर्शक अगर हमें देख रहा होगा, तो आप कॉलेज खुद का चला रहे हैं, पैसे की मुझे नहीं लगता कि कोई एक आम किसान, आप में और मुझ में काफ़ी अंतर रहेगा। एक आम किसान ये काम शुरू करने से पहले और बढ़ाने से पहले सोचेगा, तो आपके पास तो शायद कोई लिमिटेशन नहीं थी, आप तो चाहते इसको स्टार्टिंग से 100 बेड से शुरू कर सकते थे, तो आपने 4 से ही क्यों शुरू किया? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर ने, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप काम कहीं से भी, जैसे मैंने यूट्यूब से सीखा, आप भी यूट्यूब देख रहे हैं, आप में से ही कोई आगे निकल कर आएंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे या कोई और काम करेंगे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमें हमारे जो ब्रेड एंड बटर है उसे अलग रखें। हम कोई भी काम शुरुआत करें तो छोटे से करें, क्योंकि अगर हमें खुद आगे बढ़ना है या खुद उस काम को अपनाना है तो हमें खुद ही करना होगा, कोई और नहीं करेगा। लोन या फिर कहीं से भी अपने किसी और बिज़नेस से पैसा ना लें। बहुत छोटा अमाउंट ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा अमाउंट बिल्कुल ना लें। मैंने भी यही किया, मुझे ये नहीं करना। मेरे फादर भी मुझसे कह रहे थे कि आप 20 बेड से स्टार्ट करो, 40 बेड से स्टार्ट करो, लेकिन मुझे लगा उनकी ही इंस्पिरेशन से, फिर मैंने कहा नहीं पापा, मैं 4 बेड से ही शुरुआत करूँगा और इसी के पैसों से ही मैं आगे बढ़ूँगा, अपना अलग से पैसा कोई भी अमाउंट नहीं लूँगा। तो जैसे आपने 4 बेड से स्टार्ट किया, उसके बाद
स्टार्टिंग में आपने कितने फिट का जो अपना बेड तैयार किया था और उसमें कितना केचुआ आपने यूज़ किया था और कितने में आपने कहाँ से ख़रीदा था ये? बिल्कुल, मेरे पास में ही यहाँ पे ही गढ़ रोड पे ही और भी वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले हैं, छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं, सब मैंने उनसे ही मैंने ट्रेनिंग भी ली है और मैंने सीखा भी है, मेरे गुरु भी हैं। मैंने उनसे 4 बेड्स के लिए 120 किलो केचुए मैंने ख़रीदे सबसे पहले। और ये एक बेड यानी कि एक बेड जो होता है वो 30 फीट बाय 4 फीट का होता है। इसमें 30 किलो केचुआ यूज़ होता है स्टार्टिंग में। तो मैंने 4 बेड बनाए तो मुझे 120 केचुए मैंने ख़रीदे। 120 किलो केचुआ आपने लिया उनसे? लिया। तो ये आपका जो केचुआ है ये कौन सी ब्रीड है? ये आइसिनिया फटीडा होता है, इसे ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है। और ये वैसे तो केचुआ की होती है 4500 ब्रीड्स होती हैं, लेकिन एकमात्र ये जो आइसिनिया फटीडा है इसके अंदर एक खूबी है कि ये जो भी खाता है और जो ये निकालता है यानी कि जो इसका एक्सक्रीटा होता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। उसमें एक गुण जो निकलते हैं वो NPK जो निकलता है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र में सिंथेटिकली ऐड करते हैं, वो उसमें नेचुरली पाया जाता है। अच्छा, नेचुरली पाया जाता है, इसकी खासियत है। ये इसकी खासियत है। तो इसलिए आपने ये वाली ब्रीड चुनी। और मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में जितने भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट हैं अपनी, सभी में यही ब्रीड मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम यही यूज़ हो रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन आप जैसा बता रहे हैं कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फास्फोरस जो भी आपको मिल रहा है वो इसी से ही मिलता है। इसके अलावा और भी है, एक आइसेक्स करके है, एक ब्रीड है, वो भी यूज़ होती है MP साइड में, लेकिन वो भी इससे ज़्यादा कारगर नहीं है। या हमारा जो देसी केचुआ है वो भी है, लेकिन वो इतना कारगर नहीं है। वो वैसे बहुत काम आता है, किसानों का दोस्त है, आज भी है, लेकिन अगर हमें NPK चाहिए तो वो आइसिनिया फटीडा से ही मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। जी। जब आपने स्टार्ट किया, आप फार्मिंग से बैकग्राउंड नहीं था अपना, अब गोबर का इंतज़ाम भी करना है कहीं से हमें, कहाँ से आपने सिटी के अंदर रहते हुए गोबर का यूज़ किया, कहाँ से गोबर लिया और कैसे आपने इसको खुद से मैनेज किया, या इसके लिए भी आपने कोई लेबर कॉस्ट वगैरह भी कुछ थोड़ा बताइए कि कितनी लेबर कॉस्ट अपनी आई? नहीं, देखिए इस काम में मैंने कहा क्योंकि हमें सब अपने उस पर ही करना है। मेरे यहाँ आज भी कोई यूनिट में कोई मैनेजर नहीं है, कोई सुपरवाइज़र नहीं है, मेरे और मेरे साथ ही 2 लोग हैं। और उसके अलावा हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमारा 80% जो रोज़गार हम दे रहे हैं वो है महिलाओं को, क्योंकि ये जो काम है सेमी एग्रीकल्चर का है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना होता, तो उसमें महिलाएं इस काम को बहुत आसानी से कर पाती हैं। तो यहीं पे जो पास में गांव हैं वहाँ से महिलाएं इसको करती हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है, हमें भी फ़ायदा होता है और उनको भी फ़ायदा होता है। ये तो काफ़ी अच्छा है। तो गोबर आपने कहाँ आसपास के गांव से लेना शुरू किया? गोबर सबसे पहले क्योंकि इशू यही था कि जैसे अगर हम गोबर देख रहे हैं तो गोबर आज की तारीख में सिर्फ हमारी नहीं, ये बहुत लोगों की समस्या है, भारत सरकार की भी समस्या है कि ज़्यादातर डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं, जो गोबर होता है उसको इकट्ठा करते हैं या फिर और नाली में बहा देते हैं। ये जो नाली में बहाते हैं ये जम जाता है और ये RC से भी ज़्यादा मजबूत होता है, जो हटता ही नहीं है। और सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिर्फ इस गोबर को निस्तारण करने के लिए, इसको सिर्फ सफाई करने के लिए जो किसानों ने बहा दिया। तो मैंने सबसे पहले उस पर वर्क किया कि हम डेयरी फार्मर्स जो हैं हम उनको मोटिवेट करें कि आप इसे बहाएं ना, इसको संभाल के रखें, क्योंकि मैं नहीं तो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस गोबर का इस्तेमाल करेंगे। आपको हम गोबर के पैसे देते हैं, जो गोबर समझते हैं लोग कि फ्री का है, हम उसके पैसे देते हैं यहाँ पे और उसे हम खरीदते हैं और फिर हम उसी के इस्तेमाल से ये खाद बना रहे हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ गोबर है और केचुए हैं। तो गोबर हम अगर बात करें गोबर की, जैसे आपने बताया, तो यहाँ से क्या रेट मिल जाता होगा लगभग? यहाँ जो गोबर की उपलब्धता होती है, खैर शहर अपनी अपनी कॉस्टिंग अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ अगर आप मानेंगे तो मोटा मोटा 40 पैसे प्रति किलो से 60 पैसे प्रति किलो आप गोबर खरीद सकते हैं, यहाँ पे आराम से उपलब्ध हो जाएगा। और इस बीच आप काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दे पाएंगे, चाहे वो किसान, चाहे ठेकेदार हों, गोबर के ठेकेदार हों, ट्रैक्टर वाले हैं, डेयरी फार्मर हैं और लोग हैं लेबर, इसी में रोज़गार भी जुड़ता है। और गोबर भी आप बहुत, क्योंकि ये आप सुनेंगे 40 पैसे या 60 पैसे का नहीं है, एक छोटी छोटी डेयरी में ही टन में गोबर निकलता है हर दिन। अगर 10-20 डंगर भी हैं अगर उनके पास, तो भी वो टन में बैठ जाता है गोबर। अगर आप सोचें अगर आप उसी को बेचेंगे तो आप कितनी कमाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो अभी अगर मैं आपके बीच में पूछूं कि एज कितनी होगी? मेरी एज 25 ईयर्स है अब, और इस काम को मैंने जब मैं 22 का था मैंने तब इसको स्टार्ट कर दिया था। तो जैसा कि आप किसान बैकग्राउंड से नहीं है और ये जो डंगर वाले शब्द हैं जो हमारे देहाती किसान भाई यूज़ करते हैं, ये भी मतलब इस काम के साथ में रह के आप पूरी किसानी सीख गए हैं? ये मैंने सबके साथ मिलके ही सीखा है, क्योंकि पहले मैं
सच फैक्ट बताऊं तो गोबर वर्ड ही हमारे लिए सुनना पहले अजीबोगरीब लगता था कि हम शहर में गोबर नाम सुन के ही सबसे पहले बदबू आ जाती थी, चाहे गोबर हो सामने या ना हो। तो अभी इसके में केंचुआ देखना है, हाथ से चेक करना है गोबर, तो उसमें अब कोई इशू नहीं होता। यही कारण है, जैसे जब मैंने बताया ट्रेनिंग ली जब मैंने, तो जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपको गोबर में हाथ देना होगा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि मैं गोबर देखूं और गोबर के सामने खड़ा होकर और उसमें हाथ भी डालना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए ही मुझे स्टार्टिंग में 3 महीने सिर्फ माइंड मेकअप करने में लगे कि मुझे ये काम करना भी है या नहीं करना है सिर्फ लेकिन उसको धीरे धीरे जब हम करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में हिचक हो सकती है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो फिर मैंने इवन बेड भी मैं खुद ही बनाए हैं। तो अभी आपने मैं देख रहा हूँ जैसे कि आपका वर्मी दोस्त के नाम से ब्रांड भी बना लिया है। बिल्कुल। तो ये इसको आप एज ए बिजनेस भी आपने स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल। देखिए, ये मैं इस बिज़नेस को नाम देता हूँ सोशल बिज़नेस। बिज़नेस करना बुरा नहीं है, लेकिन आप उस बिज़नेस को किस तरह कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह करना है वो आपको देखना है, हमें देखना है, अपनी अपनी सोच है। इसको हमें सोशल बिज़नेस के रूप में मैं इसे देखता हूँ और उसी की तरह आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसे ये आपके पीछे हम इसको चलिए देख लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या अपना गोबर का खाद जो तैयार हो चुका है वो सारा है क्या? जी है? बिल्कुल। ये जो गोबर आप देखेंगे, गोबर से ही हमने ये कैंचुओं ने इसको खाद बनाया है। तो ये तो मुझे लगता है कि 30 से 40 कुंटल के आसपास बड़े आराम से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक साइकिल का नहीं है, ये सिर्फ 3 महीने की एक साइकिल होती है, उसमें से भी ये सिर्फ उसका 1/10वां हिस्सा है। अच्छा, 72 बेड में से मुश्किल से 7 से 8 बेड का ये खाद होगा, मुश्किल से। जी। तो अगर अब हम बात करें यहाँ से अपना खाद जाता कहाँ पे है, बिकता कहाँ पे है? जो मेरा ये प्रोडक्शन है, ये मेरा 90% घरों में सीधा जाता है, बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी एजेंट के। डायरेक्ट मेरा मेरठ में सभी घर हैं, काफ़ी अपने लोग कस्टमर्स हमने जोड़ लिए हैं धीरे धीरे, जिसमें हम डायरेक्ट डोर टू डोर मार्केटिंग से लोगों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसमें अपना अगर हम रेट की बात करें, अब मान लीजिए आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं इसकी, या ऑफलाइन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैसे कर रहे हैं? इसका ऑफलाइन में तो जैसे मैंने बताया, हम 90% घरों में ही डायरेक्ट बेच रहे हैं, और भगवान की कृपा से और सबके आशीर्वाद से हम इसमें काफ़ी अच्छा हमें रिज़ल्ट भी मिल रहा है, रेवेन्यू भी हम जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि सारी बात है क्वालिटी, इसलिए हम डायरेक्ट घरों में बेच पा रहे हैं। और इसके अलावा उन्हीं घरों से मुझे B2B के ऑर्डर्स भी आते हैं, उनके अपने पॉली हाउस है, मेरा पॉली हाउसेज़ में भी जाता है, नर्सरीज़ में भी जाता है, और जो हमारे नियर बाय जितने भी किसान हैं वो भी मुझसे आगे जुड़ते हैं, वो भी जुड़ रहे हैं तेज़ी से। तो अगर हम बात करें आपकी पैकिंग की, जैसे आपके पीछे हम देख लेते हैं दोस्तों, आपको दिखा देते हैं, देखिए हर तरह की पैकिंग यहाँ पे उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ये कितने केजी में आप जो घरों में सप्लाई करते हैं वो कितने केजी में अपना ये जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा 1 किलो का पैक वर्मी दोस्त का। ये उनके लिए है जहाँ जैसे कोई फ्लैट में भी रह रहे हैं या जिनके पास 4 गमले ही हैं, तो हमें उनको ये नहीं कहना कि आप बड़ा बैग खरीदें, आपके लिए 1 kg पैक है। और ये बहुत महंगा नहीं पड़ता अगर आप ये, क्योंकि अब हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और अपनी वेबसाइट से भी अब हम सेल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको 100 to 150 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, वो भी सीधा आपके घर पर। और इसके बड़े पैक में जैसे कि आपके पास दिख रहे हैं 5 से 10 किलो तक के पैक हैं। ये बड़ा पैक है हमारा, ये है 10 kg का। मैं आपको 5 kg का दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 1 kg, 5 kg, 10 kg और 40 kg। ये 5 kg का पैक है मेरा, और इसे आप देख सकते हैं, ये हमने इसी की थीम पे बनाया है। और सबसे नीचे हमने लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक छोटी सी पहल, मेड इन भारत। मेड इन भारत। तो इसकी जो पैकिंग है, एक मैं जहाँ देख पा रहा हूँ कि जैसे आज के डेट में अगर हम आटा भी खरीदने जाते हैं तो इतनी अच्छी पैकिंग तो आटे की भी नहीं होती है जो इसका आप ये यूज़ कर रहे हैं, कट्टा यूज़ कर रहे हैं। मैंने वो कहा कि सबसे पहले मैटर करती है क्वालिटी। हम रेट्स पे ज़रूर जाएं, कॉस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्वालिटी अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ हम ख़रीदना चाह रहे हैं या हम बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ बने और वो चीज़ यूज़ भी करें, तो उसके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो ये क्या प्राइस पड़ता है हमारा, अगर 5 किलो की हम बात करें तो? ये प्राइस है, MRP है इसकी 125, लेकिन हम जैसे अगर हम लोकल मेरठ में अगर हम इसको सेल करते हैं तो हम सेल करते हैं 100 रुपीज़ में। अच्छा, ये भी 100 में है हमारा। अगर हम इसको ऑनलाइन ख़रीदेंगे, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक्स चार्ज आ जाता है पर kg के अकॉर्डिंग, तो ये आपको लगभग 250 रुपये का मिलेगा फ्लिपकार्ट पर। अच्छा, उसके बाद अगर हम इससे बड़े पैक में 10 किलो में जाते हैं? इसके बाद आता है हमारा 10 किलो का पैक। ये आपके सामने है, ये 10 किलो का पैक है, सेम पैकिंग है देखने में, बस पीछे इसमें वेट और प्राइस अलग है। ये प्राइस हमारा मेरठ में अपना जाता है 180 रुपीज़ का, यानी कि 18 रुपये किलो।
और बल्क में अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं नर्सरी या फिर कोई पॉली हाउस में ख़रीदते हैं तो फिर ये उसी के अकॉर्डिंग कम कर दिया जाता है एज़ पर क्वांटिटी, जो हमारा मार्जिन होता है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई करते हैं। और जो बड़ा पैक अगर हम उसके अलावा है ये, और ये बड़े मियाँ हैं, ये 40 kg है, इसको हम उठा नहीं सकते, तो ये 40 kg बैग है। और आप इसमें अगर नोटिस किया हो तो 5 kg हो, 10 kg और 40 kg, क्वालिटी हमेशा सेम रहेगी, सभी की सेम है। और इसके साथ साथ जो चीज़ अंदर 5 kg के है वही चीज़ 40 kg के अंदर है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ़र्क है। और इसका रेट सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये है 40 kg बैग का, 40 kg बैग, यानी कि पौने 9 रुपये किलो, लगभग 9 रुपये के समथिंग हमारा ये पड़ेगा। तो जैसे कि आपके ये बड़े बैग हैं तो इसको भी आप सप्लाई करते हैं कहीं दूर, या ये फार्मर खुद आके यहाँ से लेके नहीं, बिल्कुल इसकी सप्लाई तो इवन हमारे पास गुजरात से, बिहार से, बहुत दूर दूर स्टेट से भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर मतलब बिल्कुल ही एक दूसरे एंड से आ रहा है देश के, लेकिन कॉस्टिंग हमें ट्रांसपोर्टेशन की पड़ती है, इस वजह से कई बार होता है कि हम डिलीवर नहीं करवा पाते, उन्हें कॉस्टिंग का इशू आ जाता है। नहीं तो लोग बहुत दूर दूर से डिमांड आती है, जबकि मेरा वहाँ पे ना कोई प्रचार है ना कोई प्रसार है, कुछ भी नहीं है ना। मैं सोशल मीडिया पे मुझे लग रहा है यूट्यूब पे भी शायद आपकी ये पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, तब भी लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं। और लेकिन यहाँ पे आसपास जितने भी शहर हैं, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाज़ियाबाद, जितने भी हैं आसपास दुनिया, यहाँ से सब किसान मुझसे जुड़ रहे हैं। तो ये जो मार्केटिंग है आपने ये कैसे बनाई है? ऑनलाइन में, अमेजन में, फ्लिपकार्ट पे? मैंने फ्रैंकली अभी तक, क्योंकि आपको पता ही, आप पहले यूट्यूबर हैं जिन्होंने जो मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैंने अभी तक ऑनलाइन कोई मार्केटिंग नहीं करी है। लेकिन जो लोग जिनके घरों में जाता है, जुड़ गया, जैसे मेरा किसी के भी घर में गया, उनका अपना कोई काम है, किसी का स्कूल है, किसी का कॉलेज है, कि कोई ऑर्गेनिक में, जैसे गन्ना आजकल बहुत हो रहा है कि हमें ऑर्गेनिक गन्ना उगाना है, तो वो किसान मुझसे आके जुड़ रहे हैं कि आप हमें अपनी खाद दीजिए, या किसी का बाग है आम का और उन्हें ऑर्गेनिक मैंगोज़ उन्हें प्रोड्यूस करने हैं, तो फिर वो वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं। तो जैसे कि मैं पीछे देख रहा हूँ ये छन्ना है, तो पूरा खाद बनने के बाद तो थोड़ा इसका, अब ये तो होगी हमारी जो पैकिंग है, सारी चीज़ें होगी। अब अगर हम खाद की बात करें, आपके इधर ये पूरे बेड दिख रहे हैं दूर दूर तक जी, इसका प्रोसेस थोड़ा दर्शकों को बताइए। कोई भी दर्शक हमें देखेगा वो सोचेगा कि ये तो सिर्फ अपना बता रहे हैं। अब दर्शक का क्या फ़ायदा है भाई, उसको अगर केचुआ खाद बनाना है, अपने घर पे तैयार करना चाहता हो, बिल्कुल, तो वो केचुआ खाद कैसे तैयार करें? इसका एक, अगर हमें बहुत छोटे लेवल पर या सिर्फ अपने लिए अगर हमें तैयार करना है, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि 1 फीट बाय 1 फीट, यानी कि 1 स्क्वायर फीट का आप एक चौकोर हिस्सा बना लें अपने घर में कहीं पे भी। इससे मतलब ये कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं, कोई भी अफोर्ड कर सकता है कि हाँ, पहले से बने हुए रहते हैं गाँव देहात में, सभी के पास में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, कुछ भी बना हुआ है। नहीं तो आप सिंपली एक कट्टा लें, सादा कट्टा लें, उसको बिछाएं, उसमें ईंट से उसकी बाउंड्री कर दें, और उसी में थोड़ा सा आप इसमें गोबर डाल दें, या अपने घर के थोड़ा पत्तियां डाल दें, सूखी पत्तियां जितनी भी होती हैं घर की, पेड़ पौधों की, वो डाल दें, और उसमें आप केचुआ डाल दें थोड़ा सा। एक स्क्वायर फीट बाय 1 स्क्वायर फीट में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 1 किलो केचुए की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में। वो अपने आप 2 से 3 किलो बन जाएगा, 4 किलो बन जाएगा। आपको उसे कुछ भी नहीं करना, आपको बस उसे थोड़ा सा ऊपर से फिर ढक देना है किसी भी चीज़ से जिसमें हवा पास होती रहे। और फिर आपको गर्मी है तो हर दिन आपको थोड़ा सा पानी डालना है, छिड़काव करना है आपको, पानी वैसे नहीं डालना। तो रोज़ाना छिड़काव करना पड़ता है? अगर गर्मी है तो रोज़ाना, क्योंकि ये केचुए जो हैं ये जीव हैं, और हम इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में कहीं भी किसी एक भी केचुए को हानि नहीं पहुंचती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये केचुए की खेती नहीं कर रहे हैं, ये हम केचुए से खेती कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। केचुए को हम यहाँ पालते हैं। जो मेरे यहाँ 4 बेड थे, वहाँ पे सिर्फ 120 किलो केचुए थे, लेकिन आज 72 बेड हैं तो हज़ारों किलो केचुए हैं। इसमें कोई केचुए को हानि नहीं पहुँचाई जाती, ना उसमें पहुँचाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा कि छोटे से बेड से कोई शुरू करना, बिल्कुल अपने घर में भी, अपने घर के लिए वो पर्याप्त। उसमें जो गोबर डाला जाता है, क्या वो ताज़ा गोबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, ताज़ा गोबर अगर आप, बिल्कुल ताज़ा गोबर आप डालेंगे, क्योंकि वो एसिडिक होता है, तो फिर उसमें केचुए मर जाएंगे। हमें कम से कम 10 दिन से लेके 25 दिन तक का हम गोबर, हमें इस बीच का गोबर हमें यूज़ करना है। पहले रखना है ठंडा, पहले हम, हाँ, पहले उस गोबर को ठंडा करें पानी से, थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, वो ठंडा हो जाएगा, या फिर उसे थोड़ा रखें और 10 दिन बाद हम उसे इस्तेमाल करें। फिर उसमें थोड़ा पानी डालें, फिर एक केचुआ डालकर देखें, अगर वो वापस ऊपर आ जाता है तो फिर इसका मतलब भी वो सही नहीं है, आपको दोबारा उसे ठीक करना है। नहीं तो अगर वो मर जाता है तो फिर आपको नहीं डालने केचुए, या वो अंदर चला गया। अगर हम बात करें कि आपके जो 72 बेड ये दिख रहे हैं, आइए आपको दोस्तों देखो बेड दिखा देते हैं, अभी चलते हैं उधर ही, चलते चलते बात करते हैं। तो इन 72 बेड में आपका जो केचुआ खाद तैयार होता है, इसमें कितना समय लग जाता है, और आपको कब कब इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कब इसमें से आप खाद उतारते हैं? बिल्कुल,
ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सारे काम की अगर आप पूछें कि वर्मी कंपोस्ट अगर किसी का बिज़नेस है भी, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आती हैं कि हमने काम तो स्टार्ट कर लिया लेकिन हम इसको चला नहीं पा रहे हैं, या फिर लोग हमसे खुश नहीं है कि हम क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक साइकिल, यानी कि एक बार हम एक गोबर डालते हैं एक बेड में, तो वो कम से कम 3 महीने हमें उसको देने ही देने हैं। ये लगभग 4 साल में आपकी 4 साइकिल हो गई। तो एक बार गोबर डाल दिया, उसके बाद केचुआ उसके ऊपर से छोड़ दिया। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये ईंटों का फ्रेम देख रहे हैं, पहले हम ईंटों से पूरा फ्रेम बनाते हैं। ये 2 बेड हैं, एक बेड की जगह में 2 बेड हम एक साथ लेते हैं, बीच में बाउंड्री है एक ईंटों की, जिससे हम कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें। और फिर ये 30 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है, ऐसे ही 4 फीट चौड़ा है। तो ये 30 फीट बाय 8 फीट के 2 बेड। इसमें लगभग कितना गोबर डालना पड़ता होगा? इसमें एक बेड में हमारा 1.5 टन गोबर डलता है, इस यानी कि 1500 किलो हम गोबर डालते हैं। इससे ऊपर हमें नहीं डालना होता। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो और उसमें गर्मी पैदा होती है और ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। और ये पहाड़ की शेप में डालना होता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं कब्रनुमा मेथड। तो कब्रनुमा मेथड की तरह हमें इसे बनाना होता है, जिससे उसमें अगवा हवा चल रही है तो भी हवा आती रहे, पछवा चल रही है तो भी इसमें हवा आती रहे। अब अगर हम बात करें, आपने इसके ऊपर से ये जाली बिछाई हुई है, एक तरह से कपड़े की जाली है, इसका क्या यूज़ है? देखिए, ये आमतौर पर जो आप यूनिट देखेंगे उसमें सिर्फ बेड बनाने के बाद ऊपर से पराली से ढक दिया जाता है। पराली से ढक दिया जाता है। लेकिन हमने जो महसूस करा, क्योंकि हमें कस्टमर की नीड को समझना है, तो क्या होता है जो फूस होती है थोड़े थोड़े इसमें इतने ज़्यादा गोबर में मिक्स हो जाती है कि वो अगर आप छान भी लेंगे, कितना भी छानेंगे, वो देखने में आपको लगेगा कि गंदा है या साफ़ नहीं है। वो ये जो इसमें तिनके बोल रहे हैं, तिनके इसके बहुत सारे आ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद। तो काली खाद बिल्कुल काली होती है, लेकिन ये तिनके दूर से चमकते हैं। क्वालिटी वो देखने में लगेगा तो सेम रहेगी, लेकिन देखने में मज़ा नहीं आएगा। सारी बात सिर्फ लुक की है और कोई फ़र्क नहीं है। पराली भी अपनी है, ये भी डिकम्पोज होते हैं, ये भी बहुत अच्छी है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसको हल करने के लिए हमने लगाया ये जो जाली होती है प्लास्टिक, ये इसके नीचे से एकदम आप दोस्तों देखिए, अगर आप देखेंगे अंदर दिखाते हैं आपको, अंदर से एकदम सफाई है, इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ है। तो इसका सिर्फ यही यूज़ है। अगर कोई नया भाई इसको एज ए बिजनेस लेके चल रहा है तो वो इसको यूज़ करें, उसके लिए भी अच्छा आइडिया है कि वो इस तरह से कर सकता है। और इसके और भी फ़ायदे हैं। जैसे इस काम को जब हम करते हैं तो गोबर केंचुए खाने के लिए पक्षी आ जाते हैं। पक्षी जिनकी चोंच बहुत लंबी होती है, वो देखने में अलग से लगते हैं, वो पक्षी आके केंचुए खाने लगते हैं। तो ये हम शीट बिछाते हैं तो वो चोंच नहीं मार पाते, उनको नहीं खाते हैं। इसके अलावा जब हम गर्मी होती है तो गर्मी में हीट बहुत बढ़ जाती है, तो केंचुओं को परेशानी ना हो, तो ये हीट रेजिस्टेंट का भी काम करता है। तो ये इसमें से जैसे आपने 3 महीने बताया, 3 महीने तक हम गोबर डाल के रखेंगे, उसके बाद पूरा खाद हम निकाल सकते हैं। हाँ, जैसा मैं बता रहा था, 3 महीने हमें रखना चाहिए। आमतौर पर जो वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट्स हैं, मोर देन 90% यूनिट्स यही दिक्कत है कि वो इसे 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर पूरा इसमें कंपोस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर उसमें क्वालिटी मेंटेन हो ही नहीं सकती, चाहे आप इसमें कुछ भी डाल लें, सोना भी डालेंगे, चांदी भी डालेंगे, तब भी इसकी ना कॉस्टिंग मैनेज होगी ना क्वालिटी मैनेज हो सकती। इसको आप 3 महीने का रखेंगे, अपने आप इसमें गुण वो अपने आप पनप जाएंगे। और बाकी इसके अलावा भी जैसे कि आपका यूनिट में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ प्रोडक्ट हैं, तो बाकी जो प्रोडक्ट है दोस्तों आपको चलिए हम दिखाते हैं उधर की तरफ। तो अच्छा सर, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने पहले बता दिया, ये तो आपके हो गए वर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल। अब उसके अलावा जैसे हमें दिख रहा है नीम खली है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़ें क्या हैं? ये भी अपने यहीं पे तैयार हो रही हैं या? और इसके अलावा आपका कोकोपीट दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये मैंने सबसे पहले जैसे वर्मी कंपोस्ट से स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे जब मैं इस बिज़नेस में आया, इस फील्ड में आया, और जब मैं इसमें घुसा अंदर, तो लोगों की जो नीड मेरे सामने आई कि सिर्फ खाद तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें और भी चीज़ें चाहिए जो हमें गार्डनिंग में या फिर खेती में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे मेरे साथ बहुत सारे किचन गार्डनर्स भी जुड़े हुए हैं, टेरेस गार्डनर्स हैं, या फिर जो अपना प्लांट लवर्स हैं वो मुझसे जुड़े हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी नीड बताई, तब मैंने इनके ऊपर और सर्च किया। तो मैंने नीम खली, जिसे कहते हैं नीम केक पाउडर अगर आप इंग्लिश में कहें, तो ये मैंने फिर ये मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ साउथ से। और लेकिन फ़र्क क्या है कि आप क्वालिटी क्या दे रहे हैं। सारी बात है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें, उस चाहे भले ही वो आपका ना हो, लेकिन आप उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप क्वालिटी चेक करके देख रहे हैं कि हम ले क्या रहे हैं। ये आप देखेंगे नीम खली, ऐसा नहीं है कि सब नीम खली बराबर होती है। ये जो नीम खली है ये साउथ की है, और जो साउथ के जो नीम के पेड़ होते हैं
उनकी जो निबोली होती है, ये इवन भारत सरकार जो यहाँ पे नीम की प्लांटेशन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं हाईवेज़ के किनारे नॉर्थ में, वो साउथ से पेड़ लाए जा रहे हैं, जबकि नॉर्थ में तो बहुत पेड़ हैं नीम के, लेकिन वो उनके सैपलिंग्स जो है वो साउथ से लाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के साउथ के पेड़ों में ख़ास बात होती है, वहाँ के निबोली में ख़ास बात होती है जो यहाँ नहीं पाई जाती। अच्छा, तो ये सारा अपन ये साउथ की नीम खली है। इसके गुण, इसकी जो क्वालिटी है, ये नीम फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर हमें एक प्लांट में अगर 30% कंपोस्ट डालनी है, वर्मी कंपोस्ट डालनी है, तो सिर्फ ये 10% डालना होता है। इसके दो फ़ायदे होते हैं। ये एक तो नीम फर्टिलाइज़र यानी कि खाद का काम करता है थोड़ा सा, साथ साथ पेस्ट रिपेलेंट भी होता है, यानी कि कीड़े भगाता है, कीड़े मतलब इनसे रोगों से बचाता है। अगर आपका प्लांट बीमार है, जड़ में बोलते हैं दीमक लग गई, दीमक है, कोई भी कीड़े हैं, तो ये उनसे भी आपकी रक्षा करता है पौधे की। और बाकी इसके अलावा आपका आगे दिख रहा है नीम का तेल है, नीम ऑयल बोल रहे हैं। ये है नीम ऑयल। ये पेड़, जैसे नीम का पेड़ होता है उसमें निबोली आती है, निबोली से ही नीम खली जो हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ऑयल निकलता है, और कंप्रेस करने के बाद जो वेस्टेज बचती है वो वेस्टेज नहीं होती, वो खल होती है, नीम खल। तो ये दोनों प्रोडक्ट निबोली से ही बनते हैं। तो ये इसका वर्मी कंपोस्ट के नाम से, जैसे आपने वर्मी दोस्त के नाम से अपना ब्रांड दिया हुआ है, बिल्कुल। अब नीम ऑयल का क्या यूज़ है? नीम ऑयल का क्या यूज़ है, जैसे नीम केक होता है, नीम खली तो काम करती है जड़ के तरफ नीचे, यानी कि पौधे के नीचे। लेकिन अगर हम ऊपर आ जाए, अगर किचन गार्डनर्स हैं या टेरेस गार्डनिंग जो कर रहे हैं, जैसे कीड़े लग जाते हैं अगर आपके पौधों में, तब हम इसे नीम का स्प्रे करते हैं। ये सिर्फ 100 ml की शीशी है और इससे आप 20 लीटर आप इसको डाइल्यूट करके पानी में मिलाकर आप इसे स्प्रे करेंगे तो 20 लीटर बन जाएगा। ये आपका लिक्विड तैयार होगा, ये कंसनट्रेटेड है, और फिर आप उसे स्प्रे करेंगे तो उसमें ये क्या करता है, इसकी महक से, और ये चिपक जाता है प्लांट से, क्योंकि ये ऑयल होता है, थोड़ा सा इसमें लेयर बना देता है जिससे कीड़े भी नहीं मरते। ये भी याद रखिए, अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो उसमें कीड़े मर जाते हैं और आपको भी हानि पहुंचती है एमिशन से, और पौधों को भी नुकसान होता है। इस नीम ऑयल से या फिर हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो ना पौधे को नुकसान होता है, ना हमें नुकसान होता है, ना कीड़ों को नुकसान होता है। कीड़े मरते नहीं है, इसकी महक से या इसकी दुर्गंध से वो भाग जाते हैं, वो दूर रहते हैं। उसके अलावा आगे अगर हम देखें, आपका वर्मी दोस्त के नाम से ये है हमारा, ये हम खुद बनाते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जी, जैविक कीटनाशक। ये जैविक कीटनाशक है, ये हम अपने यहाँ खुद बनाते हैं। जैसे हम गाय का गोबर लेते हैं, वैसे ही हम गाय का, ये इसे कहते हैं गौमूत्र, गौमूत्र भी हम इसको लेते हैं। ये गौमूत्र है और ये सारे चीज़ें हैं जिनसे हम ये बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो इसमें अगर मैं दिखाऊं दोस्तों आपको, ये 7 चीज़ें इसमें, ये देखिए आप, लहसुन है, है, लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च है, बिल्कुल ये लाल मिर्च है, और ये नीम के पत्ते हैं, और ये अरंड के पत्ते हैं। ये आपको केले का भी पत्ता बीच में, तो इनको सबको मिक्स करके आप वो अपना खुद का एक ये एक सिंबल है, बनाना के लीफ है, लेकिन इसका बनाना का ट्रंक लिक्विड यूज़ होता है। जो केले के तना जो होता है, जब पूरा पेड़ का काम हो जाता है, जब तना बचता है, तने में केमिकल पाया जाता है, उसमें जो जूस होता है, बिल्कुल सही, जो जूस होता है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें यूज़ होता है, तब ये बनता है। इसका यूज़ क्या है? अगर हम आप बात करें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो आपने नाम दिया हुआ है, जैविक कीटनाशक, तो इसका क्या इस्तेमाल है? जैसे नीम खली है वैसे, जैसे नीम ऑयल है वैसे ही ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। ये दोनों का काम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। हम इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को 10 दिन के गैप से अपने प्लांट्स में हम स्प्रे कर सकते हैं, और उसी से ही ये 100 ml है, इससे आपका 1.5 लीटर बन जाता है। ये कंसनट्रेटेड है, ये डाइल्यूट होकर 1.5 लीटर बन जाता है, और अब सभी अपने प्लांट्स पे हम इसे स्प्रे करके उन कीड़े मकोड़ों को हम भगा सकते हैं, और पौधों को भी ये न्यूट्रिशन देता है ऊपर से। तो ये नीम खली भी आपकी अलग अलग 1 kg में, 5 kg में? ये भी नीम खली भी हमारी 3 पैकिंग में अवेलेबल है, 1 kg भी है, छोटे पैक्स अगर किसी को लेना हो। ये हमारा नीम खली का है, और ये अपना ये हमारा 5 kg का है। इसके अलावा अगर जैसे किसी किसान भाई को चाहिए, बल्क में चाहिए, तो उसके लिए 50 kg बैग है। 50 kg का भी अलग से है, वो भी उसमें उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव बहुत पड़ जाता है। चलिए, अब हम बात करें, आपका जो छन्ना था, आपने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जी, जैसे कि ये अभी चल रहा है, दिख रहा है, तो इसके बाद जो इसका ये वेस्टेज जो दिख रहा है हमें बचा हुआ जी, तो इसका क्या यूज़ करते हैं आप? ये जो वेस्टेज है, जैसे हम खाद छानते हैं, अगर हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है तो ये जो वेस्ट निकलती है,
बहुत सारे किसान क्या करते हैं, इसी को ही दोबारा छान देते हैं या फिर इसे लगा देते कूट के जी बारीक करके लगा देते हैं, लोगों को बेच देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं कि ना किसी का नाम लेना चाहिए, ना लूँगा, लेकिन यहाँ कोई भी मैं अपील करूँगा कि आप इस चीज़ को ना यूज़ करें, क्योंकि इससे ना आपका फ़ायदा होगा ना आपके कस्टमर्स का फ़ायदा होगा। हमें इसको अलग रखना है, और अगर आपको कहीं भराव करना है बिल्डिंग में, कहीं भी आपको करना है, इसको आप यूज़ ना करें, पड़े रहने दें या फिर कहीं डंप करवा दें। या मान लीजिए कोई किसान है जो गोबर का खाद अपने खेत में इस्तेमाल करता है, तो उसमें वेस्टेज को डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम ज़्यादातर अपने यहाँ भराव में या किसी और काम में यूज़ कर लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं। अगर हम एक तरफ हम कई लाख किलो हम गोबर ला रहे हैं, उसमें अगर हमारे 2000 किलो भी अगर हमारा ये वेस्ट जा रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है? हमें नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप अभी युवा हैं, 26 साल अभी उम्र हुई नहीं है, 25 साल की उम्र है, और MBA भी कर रहे हैं साथ में, इतना सारा आपने, एक किसान जो हमारा किसान भाई हमें देख रहा है, वो नहीं चाहता है कि मैं गोबर से और केचुए से खाद तैयार करूं। अच्छा। जबकि आपने बिन खेती का बैकग्राउंड होते हुए ये सारा काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं एक बिजनेस के तौर पे लेते हुए प्रॉफिट की। बिल्कुल भी देखिए, कोई भी काम है आदमी कर रहा है, 4 साल से आप कर रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट की ही बात करें हम, तो इसमें आपको अभी तक का जो अनुभव रहा 4 साल में, कैसा रहा? देखिए, मेरा जो अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ 4 बेड से शुरुआत करी। मैंने उसी के पैसों से धीरे धीरे मैंने उसी को पहले मार्केटिंग सीखी कि मैं इस 4 बेड को मल्टीप्लाई कर माल बेच पाऊँ। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम कितने बेड बना लेते हैं, बनाने को मैं यहाँ पे 400 बेड भी बना सकता हूँ, मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास उतना मार्केट भी होना चाहिए कि मैं उसको सेल कर पाऊँ। तो ये किसी भी बिज़नेस, अगर आप इसका बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखें कि जो हम बना रहे हैं क्या हम उसे बेच भी सकते हैं। तो उसके लिए आप छोटे से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। मैंने 4 से 72 किए। 72 के बाद मैं सिर्फ वर्मी कॉम्पोस्ट पर नहीं रुका, मैंने बाकी प्रोडक्ट्स इसी की कमाई आपने बना दी, इसी की कमाई से मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे। तो इसमें आपने जैसा कि अपना कॉलेज है और फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, और आपके फादर भी एक अच्छे मेमोरी गुरु हैं, तो दोस्तों उनका भी एक अलग से चैनल है। कोई अपना भी सोशल मीडिया पे अकाउंट या चैनल है अपना, या भी नहीं है कोई इस तरह का? अभी वर्मी दोस्त के नाम से मेरा हर जगह उपलब्ध है, लेकिन मैं, जैसा कि मैंने कहा, फादर का, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। स्टार्टिंग में तो उन्हें लगा कि मैं किस लाइन में जा रहा हूँ, लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरा पैशन है और मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो आज भी तैयार है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए था। उनका मोटिवेशन, उनके मेंटोरशिप उन्हीं की है, जो भी है वो मेरे बिज़नेस एडवाइज़र के रूप में भी, और मेरे फैमिली एडवाइज़र भी हमारे वही हैं। तो उनकी प्रेरणा से मैंने एक काम को शुरू किया है, लेकिन इसमें बस फाइनेंशियल बर्डन मैं उन पे नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वाला काम खुद पे आत्मनिर्भर होकर बिल्कुल तब ये काम शुरू किया। और इसी काम को बढ़ाते हुए आगे इस काम को इतना बढ़ा दिया कि 4 से आपने वो 72 बेड पे आज की डेट में। और उसके अलावा ये प्रोडक्ट्स भी लाना प्लस पैकेजिंग लाना, पैकेजिंग लाना भी अपने आप में एक टास्क हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक बैग की एक पैकिंग भी ले रहे हैं, तो वो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये की कम से कम आपको कॉस्ट करती है। तो ये पैकिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये पॉलीथीन जैसे कि हमने देखी, अभी भी हम देख लें जी, तो ये काफ़ी बढ़िया पॉलीथीन है। ये अपना कहाँ से आप, मतलब अपने मेरठ से ही या कहीं बाहर से पैकिंग कर मेटल बनाते हैं? ये मेरठ से ही फैक्ट्रीज में मैं अपने खुद का जो एक ब्रांड नाम है वो आप उनको एक फॉर्मेट देते हैं। हाँ, और अपना खुद ये उनसे छपाई होती है, लेकिन फ़र्क है सिर्फ क्वालिटी का। अगर हम जानना चाहते हैं, अगर हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं सादा कट्टा, यानी कि उसे बोलते हैं टेक्निकल भाषा PP बैग। हम यूज़ करते हैं यहाँ पे BOPP बैग। ये लैमिनेटेड बैग होता है। इसकी क्वालिटी से फ़ायदा क्या होता है? थोड़ा सा कॉस्टिंग में महंगा होता है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है? जो आपकी वर्मी कंपोस्ट है, अगर आप सादे कट्टे में रखेंगे तो उसकी लाइफ बचती है सिर्फ 1 महीना, लेकिन अगर आप उसी वर्मी कंपोस्ट को इसमें पैक कर देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है 6 महीने। 6 महीना मिनिमम, और मैक्सिमम आपके केयर के ऊपर है कि आप उसे कितनी लाइफ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसकी लाइफ जो अपना खाद है, लाइफ 6 गुनी हो जाती है। 6 गुना हो जाती है। तो जैसा वो किसान है, सपोज उसके पास 10 टन माल रखा हुआ है, अब वो परेशान हो कि मेरा अगर मैंने 1 महीने में नहीं बेचा तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन कट्टों में पैक करके रखें, आपका वो माल हो गया 6 महीने के लिए तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से उसको धीरे धीरे सेल करें और उसी की इनकम से आप आगे बढ़ें। अच्छा, तो सर जैसा कि आपने बताया कि ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका जी। और बाकी कोई और नई जानकारी जो नया किसान भाई हमारा स्टार्ट करना चाहे, एक छोटा किसान है जो अपने घर पे मान लीजिए ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, थोड़े से शुरू करना चाहे, उसको और कोई सलाह आप देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। जैसे मैं केचुआ क्या रेट मिलता है और ये कहाँ से खरीद सकता है, आपसे ले सकता है? केचुआ आप अगर आप इस काम को अगर आप करना चाहते हैं तो हम यूनिट स्टैब्लिश भी कराते हैं।
केंचुआ जो मिलता है यहाँ पे 150 रुपये किलो से 300 रुपये किलो तक मिलेगा। आपकी क्वांटिटी कितनी आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। सपोज़ किसी को बहुत बल्क में बेड्स बनवाने हैं, उनका काम स्टार्ट है या फिर ऑलरेडी उन्हें बढ़ाना है आगे, तब आपको ये बहुत कम में आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर आप बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं तो 300 रुपये किलो केंचुआ आपको पड़ता है, क्योंकि इसमें लेबर केंचुआ ऐसा नहीं है कि हम निकाल के आपको सीधा दे दें। इसमें एक प्रोसेस होता है कि उनको कोई भी नुकसान ना हो, उनको निकालने से लेकर उनकी ट्रांसपोर्टेशन तक, आपकी यूनिट तक पहुँचाने में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जीव हत्या ना हो। तो इसलिए ये कॉस्टिंग बैठती है लगभग 150 रुपये किलो से 300 रुपये किलो। मैंने जो इस यूनिट में केंचुए खरीदे थे अपने 4 बेड के लिए, वो 300 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे थे, लेकिन मैं इन्हीं को 150 रुपये किलो केंचुए तक भी मैं ऐसे सेल कर रहा हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दर्शक भाइयों को दी। जो नए किसान भाई है जो वीडियो के अंत तक बना हुआ है, उनका भी धन्यवाद कि भाइयों आपने इतना समय दिया वीडियो को देखने के लिए। और बाकी कभी आगे चलकर जैसा कि अपनी यूनिट अभी 72 बेड है, मैं भी चाहता हूं कि आपके बहुत जल्द 500 बेड हो। उसके बाद फिर से हम आएंगे यहाँ पे और फिर से दर्शकों को आपकी मुलाकात कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू और भाइयों, जैसा कि आपने सर से मुलाकात की, आज देखा, ऐसे ही नए युवा साथियों से, युवा किसान भाइयों से जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं आज के डेट में, मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ हटके दिखाया जाए। तो भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।